यह एक एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि क्लास 9 10th के जो भी बच्चे हैं, अगर उनका क्लास छूट जा रहा है या वो रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को सही तरीके से चालू रखें और जो भी टॉपिक इसमें आएगा उसे वो सही तरीके से समझ सकें। उसका क्वेश्चन आंसर भी वो तैयार कर लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िएगा और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा हम अपलोड करते रहेंगे एजुकेशन से संबंधित। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 9th का फर्स्ट जो चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रांस की क्रांति। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्रांति का अर्थ क्या है। देखिए, क्रांति का एक सामान्य सा अर्थ है व्यवस्था में बदलाव। कोई भी व्यवस्था, मान लीजिए जैसे सड़क को आप ले लें। मान लीजिए आपके गांव की सड़क जो है एकदम टूटी फूटी हो, चलना भी मुश्किल हो, फिर अचानक से ऐसी सड़कें बन जाए जो एकदम हाईवे बन जाए, खूब सुंदर सड़कें बन जाए, तो हम कहते हैं कि अरे क्रांति हो गई, यानी कि एक व्यवस्था में बदलाव हो गया। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी मान लीजिए आपके गांव के स्कूल एकदम टूटा फूटा हो, कोई व्यवस्था ना हो, ना ही टीचर आते हो ना पढ़ाते हो, फिर अचानक से एक ऐसी व्यवस्था आप देख लें जिसमें सारे स्कूल बहुत सुंदर बन जाए, सारे बच्चे स्कूल आने लगे, टीचर भी बहुत अच्छा से पढ़ाने लगे, तो हम कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा क्रांति हो गई शिक्षा के क्षेत्र में। यानी क्रांति का मतलब है कि एक व्यवस्था में बदलाव के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति, पहला तो भाई फ्रांस है कहाँ, ये हम देख लें। फ्रांस यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है पेरिस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम फ्रांस की क्रांति के क्या कारण हैं इनको समझ लेंगे। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, अगर फ्रांस में क्रांति हुई है तो इसका सामान्य सा अर्थ है कि फ्रांस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी वहाँ की जनता वहाँ की व्यवस्था से खुश नहीं होगी, तभी तो क्रांति करेगी। अगर सब कुछ सही चलता तो फिर क्रांति करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चैप्टर हम लोग की है फ्रांसीसी क्रांति, ये 1789 की क्रांति है फ्रांस में, जब वहाँ का शासक था लुई 16वां। देखिए, क्रांति के कोई एक कारण नहीं है, कई सारे कारण होते हैं जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इस तरह से उन्हें हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का जो सबसे बड़ा एक कारण था, एक तो अयोग्य शासक है, दूसरा वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो भी कुछ अलग ही किस्म की है। जैसे कि पूरा फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। पूरा जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, 1 2 और 3, 1 2 और 3। देखिए, इसमें जो सबसे ऊपर का वर्ग है यह है पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीनों का, और तीसरा वर्ग जो है वो है साधारण वर्ग का। इसमें जो पादरी वर्ग है उसकी संख्या सबसे कम है, कुलीन है उनकी संख्या पादरी से थोड़ा सा ज्यादा है, और साधारण वर्ग जो है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पे इसको दिखाया भी गया है। एक सवाल आता है कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में विभाजित है, तो उसका आंसर क्या होगा, 3 स्टेट्स हैं, पहला पादरी, कुलीन और साधारण। तो हम इसमें देखें क्या कि जो पादरी वर्ग है उसकी संख्या कम है, लेकिन देखिए ये उनके संपत्ति का रेशियो है। यानी जो वर्ग सबसे कम है उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है।
और ये है जनसंख्या। अच्छा अभी देखिए आप, पादरी वर्ग सबसे कम लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति, कुलीन वर्ग पादरी से ज्यादा लेकिन उसके पास भी काफी संपत्ति है, लेकिन जो सबसे बड़ा वर्ग है साधारण वर्ग जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है लेकिन उसके पास संपत्ति सबसे कम है। तो इस तरह से जो सामाजिक विभाजन है हम देख रहे हैं कि जो सबसे कम है वो सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक है और जो सबसे ज्यादा है वो सबसे कम संपत्ति का मालिक है। और साथ ही साथ इन तीनों वर्ग में टैक्स केवल एक वर्ग दे रहा है जो साधारण वर्ग है, यानी जो सबसे कमजोर वर्ग है जिसके पास पैसा कम है वही वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। बाकी जो दो वर्ग हैं पादरी और कुलीन उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है और उन्हें टैक्स देने में छूट है, यानी वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से भेदभावपूर्ण समाज है। अब जो ये तीसरा वाला वर्ग है इसमें सबसे नीचे में अगर आप देखेंगे तो सर्वसाधारण है जो किसान मजदूर ये सब है, लेकिन अब इन्हीं के घर के जो बच्चे पढ़ लिख कर थोड़ा सा और अच्छे हो गए हैं, खास करके मान लीजिए कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई टीचर इन सब जॉब में आ गया है, तो वो एक वर्ग तैयार हो गया एक अलग से इनके बीच में। तो जो सबसे नीचे वाला वर्ग था इसकी संख्या सबसे ज्यादा थी, उसमें जो बच्चे पढ़ गए तो वो बच्चे अब समझने लगे कि हमारे समाज में क्या भेदभाव हो रहा है। तो उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया और नीचे वालों को भी समझाया कि देखिए ये ऊपर के दो वर्ग जो है हम लोगों का शोषण कैसे कर रहे हैं, इसलिए हम सब मिलकर जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाए और ये भेदभावपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है इसको खत्म किया जाए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो साधारण वर्ग में भी दो तरह के लोग तैयार हो गए हैं, एक जो एकदम सर्वसाधारण है यानी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनकी संख्या बहुत है, लेकिन उन्हीं के घर के कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, व्यापार में बढ़ गए, नौकरी चाकरी में बढ़ गए। अच्छा उनके साथ एक और समस्या क्या है कि ये देख क्या रहे हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं पैसा भी हमारे पास आ गया है, लेकिन फिर भी समाज में जो प्रथम और द्वितीय वर्ग हैं इनके समान हमें इज्जत नहीं मिल पा रही। तो ये थोड़ा सा और गुस्से में है कि यार जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें वो पद मिले, लेकिन ये जो भेदभाव हो रहा है ये एक सामाजिक व्यवस्था के कारण ही है। तो अगर इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो फिर हम लोग भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था में काफी विसंगतियां हैं। अब दूसरी एक बात हम देखें राजा की, देखिए राजा अगर बहुत मजबूत हो अब बहुत ताकतवर हो तो बहुत सारी स्थितियों को अपने अनुसार वो सही कर लेता है, लेकिन मान लीजिए राजा अगर योग्य ना हो तो बहुत छोटी मोटी स्थिति को भी वो बड़ा बना देगा। तो अभी जो फ्रांस की स्थिति है वहाँ का जो शासक है लुई 16वां, ये बहुत कम उम्र में ही राजा बना था। इसका जो कालखंड है 74 से 1792 तक का कालखंड है। 1774 में ये बना शासक और 1792 में इसे फांसी दे दी गई थी। 20 साल की उम्र में ही ये बन गया था राजा, तो उम्र ज्यादा थी नहीं। और इसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। यूरोप में ही एक देश है ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों दो अलग अलग हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन में ऑस्ट्रिया को ही ऑस्ट्रेलिया कहने लगते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया है जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहीं की राजकुमारी थी मेरी एंटोइनेट। तो अब दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों काफी भोग विलास में रहते थे, काफी पैसा खर्च हो रहा था वहां के राजमहल में, दासों दासियां थी वहां पे हजारों, चापलूसों का पूरा एक ग्रुप जो है इनको घेरे रहता था, जिससे राजा को ये लगता था कि भाई समाज में सब कुछ सही है। तो वो उन्हीं के बीच में फंस गया। अब उसे वास्तविक जानकारी हो नहीं पाई पूरे फ्रांसीसी समाज की। तो जब अयोग्य है तो उसके अंदर इतनी योग्यता ही नहीं थी, वो आम जनता के बीच में जाता, उनको समझता, उनके सुख दुख को देखता, समझता उसे, तो ये अपने ही भोग विलास में लगा रहा। अब आम जनता जो राजा को इज्जत करती थी अब वो धीरे धीरे विद्रोह करने पर उतारू हो गई। जब उसे कष्ट बढ़ा तो भाई जेन्युइन बात है कि अगर कष्ट बढ़ेगा तो इंसान जो है इज्जत करना छोड़ देगा, फिर विद्रोह पर उतर जाएगा। तो राजा की स्थिति हम लोगों ने देख ही लिया, समाज का स्थिति देख ही रहे। अब आर्थिक स्थिति के बारे में हम देख रहे थे कि फ्रांस जो है
काफी आर्थिक स्थिति वहां की सही नहीं थी। फ्रांस पर शुरुआत में ही करीब 2 अरब लिबरे का कर्ज था, 2 अरब। बाद में एक घटना घटी थी जिसमें अमेरिकी उपनिवेश जो है, 13 उपनिवेश था अमेरिका में, इंग्लैंड का। तो वहां पे स्वतंत्रता संघर्ष स्टार्ट हो गया। उस स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने अमेरिका के क्रांतिकारियों का साथ दिया और अपनी सेना भी भेज दी इंग्लैंड के विरुद्ध में। इस घटना के बाद खैर जीत तो अमेरिकन की हो गई, लेकिन फ्रांस सरकार जो है और ज्यादा कर्ज के बोझ में फंसती चली गई। जो 2 अरब का कर्ज था अब वो बढ़ के हो गया 12 अरब लिबरे। अब इतने बड़े कर्ज पे भी पैसा जो लिया गया था वो सूद के हिसाब से लिया गया था। तो जिन्होंने पैसा दिया था वो शासक से 10% का ब्याज मांगने लगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो है पैसा फ्रांस के शासक को देना था। आर्थिक स्थिति सही थी नहीं, व्यापार उस लेवल में बढ़ नहीं रहा था, किसानों की भी स्थिति खराब थी और साथ ही साथ महंगाई बढ़े जा रही थी। तो आम जनता परेशान थी। अब टैक्स जो बढ़ाना था, अब राजा के पास एक ही विकल्प था कि वो जनता से टैक्स ले, तभी तो पैसा आएगा। सरकार के पास आय का स्रोत तो टैक्स ही है। तो टैक्स लेना था। टैक्स दे कौन रहा था? साधारण वर्ग के लोग। ऊपर वाले दोनों तो दे ही नहीं रहे। तो भाई जब टैक्स बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा बोझ जो है वो आएगा साधारण वर्ग पर। तो जेन्युइन सी बात है कि साधारण वर्ग जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है वो नाराज होगी। लेकिन टैक्स बढ़ाने का जो नियम था, जैसे आज के डेट में हम लोग अपने देश के बारे में थोड़ा सोच ले, तो कोई भी टैक्स वगैरह बढ़ता है तो उसके लिए एक सिस्टम है कि संसद में पहले पास होगा वो, फिर जाके जो है संसद में अनुमति मिल जाएगी, तब जाके वो टैक्स लागू होगा। तो हम फ्रांस में भी यही स्थिति थी। वहां भी जो है टैक्स राजा खुद नहीं बढ़ा सकता था, वहां भी स्टेटस जनरल की एक मीटिंग बुलानी थी। उसमें ये पास होता कि टैक्स कितना बढ़े क्या बढ़े, और उसमें वोटिंग होनी थी। तो वहां पर की जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा समझना जरूरी है कि टैक्स दे कौन रहा था? तीसरा वर्ग। ऊपर के ये दोनों वर्ग तो टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, ये वर्ग को टैक्स दे रहा है। अच्छा, वोटिंग जो थी स्टेटस जनरल की, उसकी जो बैठक थी वो राजा बुलाता था अपने हिसाब से। तो उसने बैठक बुलाई। उसमें हुआ कि भाई टैक्स बढ़ाने पर निर्णय लिया जाए। तो ये जो स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी उसमें तीनों स्टेट्स के इनके थे 300 प्रतिनिधि, कुलीन के भी थे 300 प्रतिनिधि, और जो साधारण वर्ग था इसके थे 600 प्रतिनिधि। लेकिन वोटिंग का जो नियम था वहां पे, वोटिंग का नियम ये था कि एक वर्ग एक वोट करेगा। तो टोटल वोटिंग हो गई 3। संख्या बने 300 300 और 600 थी, लेकिन वोटिंग जो है एक वर्ग एक वोट। तो अब आप ये समझिए कि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो ये वाला तो हार जाएगा। भाई जब ऊपर दोनों को टैक्स देना ही नहीं है, चाहे वो पादरी वर्ग हो या कुलीन वर्ग, तो अब टैक्स बढ़े चाहे घटे उसको क्या जा रहा है? तो ये तो दोनों एक हो जाएंगे। तो ये तीसरा वाला वर्ग तो हार जाएगा। लेकिन जब ये मीटिंग होने लगी तो उसमें जो ये साधारण वर्ग के प्रतिनिधि थे, इन्होंने मांग कर दी कि जिस वर्ग के जितने प्रतिनिधि चुने गए वोटिंग उतनी होगी। यानी अगर फर्स्ट के 300 हैं तो 300 वोट देंगे, सेकंड में 300 हैं तो 300 देंगे, और थर्ड में अगर 600 है तो 600 वोटिंग होगी। लेकिन राजा इसके लिए मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ऐसा हुआ नहीं है। तो इस बात को लेकर वहां काफी मतभेद हो गया। बाद में साधारण वर्ग के जो लोग थे उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और एक बड़ा आंदोलन वहां से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति है, इसके पीछे के जो कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो तीनों पे हम लोगों ने चर्चा की।
तो एक मोटा मोटी हम देख ले, राजा अयोग्य है, समाज में भेदभावपूर्ण विभाजन है, और आर्थिक स्थिति वहां की सही है नहीं, यानी कि सारी स्थिति जो है विषम ही है। तो जब भाई विषम परिस्थिति हो जाती है, तो जनता के पास अगर कोई विकल्प न हो, तो जेन्युइन सी बात है कि जनता विद्रोह करेगी, ये तय मान लीजिए आप। तो अब पूरा पृष्ठभूमि बन गया है विद्रोह का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको एक एक करके देखते जाएंगे, और उन पे चर्चा होगी, और फिर आगे भी हम इसी तरह से अपना पढ़ते जाएंगे। चलिए, पहला सवाल क्या है कि फ्रांस किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 महाद्वीप हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। पहला है एशिया, सबसे बड़ा यही है। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये नाम भी याद कर लीजिएगा। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक। तो ये जो यूरोप है, इसी में फ्रांस है। आप मैप यूरोप का देखिएगा, उसमें फ्रांस खोजिएगा कहाँ है। मैप भी देखना बहुत जरूरी है, ताकि उससे और आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आप बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो फ्रांस किस महाद्वीप में है, तो है यूरोप में। दूसरा है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। वास्तविक में ये अब कहाँ, ये जो हम यूरोपीय मानचित्र देखेंगे ये अब अलग है। आज जिस समय की हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय का मानचित्र थोड़ा अलग था यूरोप का। उस समय जो आज देशों का कॉन्सेप्ट है, फ्रांस, जर्मनी, ये सब, वो उस समय नहीं थी। तो वो अलग मुद्दा है, तो उसको अभी हम लोग नहीं ध्यान देंगे। अच्छा, तीसरा सवाल है कि ये फ्रांस की क्रांति हुई कब। ये फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। 1789, 1789 को अगर हम शताब्दी के रूप में देखें, तो ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 18वीं शताब्दी। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी सवाल शताब्दी से भी पूछ देता है। मान ली 1789 है, तो किस शताब्दी में आएगा, ये होगी 18वीं शताब्दी। 1701 से लेके 1800 तक का जो काल है, उसे हम 18वीं शताब्दी में रखेंगे। 1801 से लेकर अगर 1900 के बीच का अगर कोई साल है, तो हम लोग इसे बोलते हैं 19वीं शताब्दी। जैसे अगर हम कहा जाएगा 1857 किस शताब्दी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, 19वीं शताब्दी। उसी तरह से 1901 से लेकर 2000 20वीं शताब्दी। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो 1789 जो है, 1789, ये कौन सी शताब्दी हो गई, ये हो गई 18वीं शताब्दी। तो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। अच्छा, अब हम एक चीज देखेंगे, भाई फ्रांस की क्रांति जब हुई, उस समय वहां का शासक कौन था। तो वहां का शासक था लुई 16वां। लुई 16वां। अच्छा, जो उसका वंश था, वो था बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। अच्छा, फ्रांस का जो शासक लुई 16वां, इसका पूरा कार्यकाल कब से कब तक रहा, इसका कार्यकाल रहा 1774 से लेकर 1792 तक। 92 में बाद में इसको फांसी दे दी गई थी। तो 1774 से लेकर 1792। अच्छा, इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो मेरी एंटोइनेट। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। 8वां हमारा सवाल क्या है कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में विभाजित है। तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित है, पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग। 9वां सवाल हमारा है कि शासन को टैक्स तीनों वर्ग में कौन सा वर्ग देता है। हमने देखा था पीछे कि तीनों वर्ग में बस केवल नीचे वाला वर्ग है, यानी जो साधारण वर्ग है वही टैक्स देता था, यानी तीसरे स्टेट्स के लोग। अच्छा, चर्च जो है, जो पादरी वर्ग, ऊपर वाला जो वर्ग था पादरियों का, ये चूंकि धर्म को देखते थे, तो ये भी अपना एक टैक्स लेते थे, जिसे हम लोग धार्मिक कर कहते हैं, और उसका नाम था टाइड। टाइड, टाइड।
ठीक, तो ये ध्यान रखना है। सवाल ये आता है टाइड और टाइल, दो टैक्स थी वहां पे, एक में लास्ट में द लगा हुआ है और एक में लास्ट में ल लगा हुआ है, टाइड और टाइल। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। टाइद जो है, टाइद टाइद, और एक का नाम है टाइल टाइल। टाइद जो है ये चर्च उठा ले रहा है, और टाइल जो है ये राजा ले रहा है, राजा। ये दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसका अगला सवाल क्या है कि टाइद जो है, चर्च जो टैक्स लेता था धार्मिक कर के रूप में, वो कितना परसेंट लेता था? तो टोटल उपज का 10% वो लेता था। अच्छा, राजा जो टैक्स लेता था उसे क्या बोलते थे? टाइल। जो इंग्लैंड में अमेरिका का जो 13 उपनिवेश था, उसके लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें फ्रांस ने किसका साथ दिया? अमेरिकनों का, जो वहां के क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्रांति के समय फ्रांस पर कितने अरब लिब्रे का कर्ज था? तो 12 अरब लिब्रे हो गया था, पहले 2 था और बाद में जाकर 10 अरब लिब्रे और ज्यादा बढ़ गया। इतना ही पे एंड करते हैं इस वीडियो को, फिर आगे जो वीडियो बनेगा उसमें हम और आगे चर्चा करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग नोट भी करते रहिएगा, और फिर अपना पढ़ाई भी आगे जारी रखिएगा।